एवरीबॉडी, ओवरव्यू तो आपको मिल चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले पीछे जाएंगे, और कितना पीछे जाना? बहुत पीछे जाना है। आज जानेंगे हम एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। अगर पीछे का इतिहास नहीं पता हो तो आगे मज़ा थोड़ा कम आता है। तो आज पूरे इतिहास में डूबना है और चालू करते हैं। कितने लोग चाणक्य जी को जानते हैं? चाणक्य जी, 4th सेंचुरी। चाणक्य जी, चंद्रगुप्त मौर्य, द मौर्यन डायनेस्टी, क्लास 6 या क्लास 7 में हिस्ट्री में पढ़े थे। चाणक्य वॉज द मेन पर्सन। ये ऐसे आचार्य थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को रास्ते से उठाकर मगध साम्राज्य का राजा बना दिया। यह है नॉलेज का पावर दोस्तों। चाणक्य जी का किताब अर्थशास्त्र में अकाउंटिंग के बारे में कुछ पाया गया है। एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो कितना पुराना। तो अर्थशास्त्र 4th सेंचुरी, चाणक्य जी। ये सिर्फ देखना है, बहुत ज्यादा समझने का कुछ नहीं है। जस्ट एक वी आर जस्ट गोइंग बैक इन टाइम। फाइन। अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि मैनेजर साहब आप लोगों को कैसे सारे एसेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उन दिनों एसेट्स क्या थी? जो बड़े बड़े हवेलियां थी, फोर्ट्स थी, राइट, वो कब्जा करते थे, युद्ध करते थे, ज्वेलरी आती थी। तो कौन से राज्य से कितना ज्वेलरी आया, कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, वो सब एक सिस्टम बनाया होता है। अकाउंट्स तो इसे ही कहते हैं। कितना अच्छा ज्वेलरी है, कितने घोड़े हैं हमारे पास, कितने हाथी हैं हमारे पास। तो यही एसेट्स हुआ करता था। जब वॉर होता था और अगर कोई दो राजा आपस में दोस्त बनते थे तो एक दूसरे को, या कोई पीस समझौता होता था तो बोलते थे कि ठीक है, तुम्हारे पास 500 हाथी जो है मुझे देना होगा। आज भी हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं, कैश रखे हुए हैं, यही कैश दे दो मेरे को, ये कैश मुझे दे दो। तो उस समय बोलते थे ये घोड़ा मुझे दे दो, ये हाथी मुझे दे दो। तो कहने का मतलब एसेट्स दे दो। ये रथ मुझे दे दो। या अलग अलग राजा का, या एक ही राजा के अगर 5 बेटे हैं, आज जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं मर्सिडीज मेरा, होंडा सिटी तेरा, तो उसी हिसाब से जो रथ थे, दैट वाज द कार ऑफ दोज डेज। The earliest record was in physical quantity rather than in monetary terms. ये इंपॉर्टेंट है। आज जैसे हम जितने भी एसेट्स है हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर आप बोलोगे कि एक गाड़ी मेरे पास है, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीस है, और 2 गाड़ी अगर आपके पास है तो आप बोलोगे मेरे पास 20 लाख रुपए का एसेट है। और अगर आप गाड़ी, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, सबको अगर आप ऐड करते हो तो एक मॉनेटरी टर्म्स में ऐड करते हो। उन जमाने में मॉनेटरी टर्म्स पे ऐड नहीं होता था। ये हम आगे समझेंगे। इस तरीके से पुराने जमाने में रिकॉर्ड होता था। ओवरव्यू में हमने आपको बताया था। और क्या रिकॉर्ड हो रहा था? कितने गाय हैं मेरे पास, कितनी बकरी है, कितने घोड़े हैं, XYZ। क्ले टैबलेट्स वर यूज्ड इन बैबिलोन टू रिकॉर्ड एसेट्स। ये हमने डिस्कस किया था। अभी तक हम बात कर रहे थे 4th सेंचुरी से। जंप करते हैं थोड़ा सा, 11th सेंचुरी में आते हैं। 600 साल बीत गए दोस्तों। अब इंडिया को छोड़ के थोड़ा बाहर चलते हैं। बाहर क्या होता था? जो बाहर के राजा थे उनके बड़े बड़े एस्टेट्स हुआ करते थे। हमारे देश के राजा को भी के पास एस्टेट्स थे, बट बाहर क्यों जा रहे हैं? चलो, अगर आपके मन में ये सवाल है तो मैं बताता हूँ। हम आज के पढ़ाई को जो कर रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते हैं, और जब नहीं समझ में आते तो हम रटना शुरू कर देते हैं।
और रटना किसको अच्छा लगता है दोस्तों? ये जो भाई साहब को आप देख रहे हो, ये है स्टीवर्ड। स्टीवर्ड मतलब मैनेजर। स्टीवर्ड एक पुराना शब्द है, बट वो पुराना शब्द आज भी हमारे अकाउंट्स की किताब में मिलेगा आपको। स्टीवर्डशिप फंक्शन। अब ये स्टीवर्ड का क्या काम था? भाई मेरा जो एस्टेट है, तुम्हारा काम है मेरा एस्टेट का देखभाल करना, ये लो कुछ पैसे ले लो, या जो भी हिसाब तुम मुझे दोगे, दैट्स इट। बहुत छोटा सा काम है, राइट? तो ये हिसाब किताब का बात हो रहा है। अकाउंटेंसी मतलब हिसाब किताब। तो 11th सेंचुरी में स्टीवर्ड्स ये काम किया करते थे। और हमारे देश में अगर आप समझना चाहो, हम बोलते हैं ना मुनीम जी, मेरा पूरा खाता वाता रख के रखिए। चार्टेड अकाउंटेंट का भी मतलब दोस्तों ये है कि भाड़ा का मुनीम हम लोग। वी आर मुनीम्स। इफ वी आर चार्टेड अकाउंटेंट्स, वी आर ऑल मुनीम्स, मुनीम जी, राइट? सो मुनीम जी और स्टीवर्ड, ये देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जन्म हुआ है स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग के बाद। अब अगर आपको नहीं पता हो स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग क्या, तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, आई डोंट नो व्हाट स्टीवर्डशिप मींस। क्या है स्टीवर्ड अकाउंटिंग? क्या है? कुछ भी तो नहीं है। वो जो मैनेजर था वो अपने मालिक को जाके हिसाब दे रहा था, बस वही है स्टीवर्ड अकाउंटिंग। अब ये स्टीवर्ड अकाउंटिंग बहुत छोटा रूप में था, एक छोटा सा जगह। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस बहुत तरीके से आता है, सिर्फ राजा का पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फाइनेंस का जब बात करते हैं तो बहुत अलग अलग इन्वेस्टर्स भी आते हैं। अब बात थोड़ी सी हाई लेवल पे आ रही है। तो ये अगर आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें क्या देख रहे हैं आप? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग रूट है, रूट। और ये जो वृक्ष देख रहे हो आप, पेड़ मजबूत, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो एक मजबूत पेड़ है, इसका जड़ स्टीवर्ड अकाउंटिंग है। इतना सही बात है। अब बात करते हैं देश में होता क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज बताना चाह रहा हूं, वापस से बताना चाह रहा हूं। ये जो मैं कोट पहन के रखा हूं, सिमिलर टू सिमिलर डिजाइन कोट अलग अलग साइज में अवेलेबल है दोस्तों, ये तो आपको पता है। लार्ज, स्मॉल, एक्सेल, डबल एक्सेल, सेम फैब्रिक, सेम कपड़ा, सेम ब्रांड। दिल्ली में भी अवेलेबल, कलकत्ता में भी अवेलेबल, मुंबई में भी अवेलेबल, न्यूयॉर्क में भी अवेलेबल। इसे कहते हैं इंडस्ट्री का कमाल। बट इमेजिन करो, अगर घर पे मम्मी आपके लिए स्वेटर बुन रही है, स्वेटर अपने हाथों से, बहन ने भी स्वेटर बुना आपके लिए कि मेरा भाई का, मैं अपने भाई को दूंगी रक्षाबंधन वाले दिन। जो प्यार से आपकी बहन स्वेटर बुन रही है आपके लिए, वो सेम टू सेम स्वेटर आपको पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स में दूसरा पीस नहीं मिल सकता है। ये हुआ करता था देशों में पहले, इंडस्ट्रीज आने से पहले। हमने बात किया 4th सेंचुरी का, चाणक्य जी के समय का। आपको पता है इंडस्ट्रीज कब आई है? इंडस्ट्रीज आई है 1850s के बाद। पूरे वर्ल्ड का बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, पूरा वर्ल्ड, विश्व में ये इंडस्ट्रीज आई है 1850 के बाद। ये इंडस्ट्री आई तो कैमरा आया दोस्तों, ये इंडस्ट्री आई तो ये माइक्रोफोन आया, सेम माइक्रोफोन का मॉडल हर जगह। ये इंडस्ट्री आई तो क्या नहीं हुआ, मास प्रोडक्शन हुआ, सेम टी शर्ट, सेम टाइप ऑफ शूज। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इंडस्ट्री के आने के बाद पूरा वर्ल्ड एक बिजनेस यूनिट बन गया। आज हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन का। जितने भी आप आगे सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो, जो पढ़ रहे हो, ये अगर इंडस्ट्री नहीं आई होती ना दोस्तों, इतना प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इंडस्ट्री आई तो साइंस जो है, जो साइंस के जो केमिकल फॉर्मूलाज, इक्वेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये इंडस्ट्री आने के बाद हुआ दोस्तों। क्योंकि इंडस्ट्री चलेगा बहुत सारे पैसों के साथ। बहुत सारे पैसे लगते हैं इंडस्ट्री को बनाने में, और बहुत सारे पैसे जब लग जाते हैं तो वो पैसा डूबना नहीं चाहिए। अब क्योंकि वो पैसा डूबना नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए मैनेजर्स। एमबीए का जो डिग्री आप देख रहे हो ना, एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत पुराना डिग्री नहीं है दोस्तों, ये अभी 30-40 साल पुराना। चार्टर्ड अकाउंटेंसी 50 साल पुराना गेम है ये।
CFA, ये सारे कोर्सेज पता आपको कौन इंट्रोड्यूस करवाते हैं? बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ये कोर्स मटेरियल कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो आके मेरा काम को संभाले। तो ये आज जो हम लोग जी रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, आज के दिन में गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप बन रहे हो, इंडियन गवर्नमेंट का पार्लियामेंट से एक्ट बना था, इंडियन गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, बैलेंस शीट में आप साइन कर सकते हो। तो इसी प्रकार से ये जितना भी एजुकेशनल डिग्रीज के पीछे हम भाग रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज के कारण है, क्योंकि वो इंडस्ट्री आपको जॉब देना चाह रहा है। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि पैसे के पीछे पूरा विश्व आज एक तरीका का इकोनॉमिक इंजन, पैसे से ही जिंदगी चल रही है। और ये पैसे का लड़ाई, क्योंकि जब एक फैक्ट्री थी तो चलो मैं अकेला, जो प्राइस मुझे रखना है मैं रखूंगा उस प्राइस को। सिमिलर फैक्ट्री आ गई तो कंपटीशन भी आ गया, अच्छा तुम 500 रुपया में बेच रहे हो, मैं 450 रुपया में बेचूंगा। 3 फैक्ट्री और आ गई, वो बोलोगे मैं 400 में बेचूंगा। ये चीज समझना होगा, कंपटीशन को समझना होगा। पहले पैसे लगे, पहले फैक्ट्रियाज आई, ये लेबर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। लेबर, आज जो मजदूर, लेबर, कितने सारे पुराने हिंदी मूवीज है 1960s 70s की, जहां मजदूर स्ट्राइक करते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति मजदूरों को उनका हक नहीं देते थे। ये सब भी हमने देखा है। क्योंकि मजदूरों को हक नहीं मिलता था तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, लॉ बनाया कि नहीं, इनको इनका हक मिलना चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट आई, लेबर लॉज आए। ये सब जो लॉज आए वही तो आप पढ़ोगे अभी लॉ की किताब में। क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, वो उसका कैसा वो आया, ये समझना बहुत जरूरी है। लेबर बोलकर शब्द नहीं हुआ करता था, 1850 के बाद ये शब्द आया लेबर। उससे पहले क्या होता था, हर व्यक्ति घर पे काम करते थे, और घर पे काम करने को बोलते थे कॉटेज इंडस्ट्री। आइए बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री का दोस्तों। ये देखिए, ये स्पिनिंग व्हील को चला रही है, घर पे पीछे दादी माँ, जो बूढ़ी दादी माँ बैठी है, ये भी कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो एक ही घर पे काम हो रहा है, अलग अलग काम करते हैं लोग। कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, पॉटरी इंडस्ट्री, अब बात करना है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। रेवोल्यूशन शब्द का मतलब ही है कि जब कोई चीज जबरदस्त तरीके से चेंज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन, को आगे बढ़ाते हैं। रेलवेज आया, जैसे इंडस्ट्रीज आई उसी समय स्टीम इंजन आया दोस्तों। और स्टीम इंजन से क्या हुआ, जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे, फटाफट एक सिटी से, एक विलेज से दूसरे विलेज में जाना स्टार्ट हो गया। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन मुंबई कुड कम टू कैलकाटा। सो ये समझ सकते हो कि रेलवे से क्या हुआ, ट्रेड और बढ़ा, बिजनेस और बढ़ा, लालच और बढ़ा, कंपटीशन और बढ़ा। ये बात हम कर रहे हैं 18th से 19th सेंचुरी की। ये आप देख रहे हो धुआं धुआं। फैक्ट्रीज जब तक नहीं आई थी दोस्तों, धुआं और पोल्यूशन कोई जानते ही नहीं थे। फोर्ड कंपनी, फोर्ड की गाड़ियां तो आप सब जानते होंगे। ये है फोर्ड का फैक्ट्री, बहुत पुराना है, लगभग 1900s के करीब का। सो 18th और 19th सेंचुरी में स्टीम इंजन आ गया, पोल्यूशन आ गया, फोर्ड फैक्ट्री आ गई, और भी बहुत सारे फैक्ट्रीज आए। और संग संग आया 19th सेंचुरी में दोस्तों कॉन्सेप्ट
जॉइंट स्टॉक कंपनी का। जॉइंट मतलब तो अपने को पता है, पहले क्या होता था, घर पे काम करते थे, कॉटेज इंडस्ट्री। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बहुत पैसे लगने वाले थे, और बहुत पैसा लगने के लिए एक अकेला व्यक्ति पैसे नहीं लगा सकता था। तो मिलकर, तुम्हारे पास पैसे का कितना स्टॉक है? 10 लाख रुपए है इस कन्या के पास, ले लो। सो बेसिकली अलग अलग लोगों के पास जितने भी पैसे थे, स्टॉक थे, जो भी कुछ था, आओ मिलकर काम करते हैं, मिलकर एक फैक्ट्री बनाते हैं। और जैसे ही फैक्ट्री बनना स्टार्ट हुआ, जो घर पे बैठे थे व्यक्ति, उन्हें बोला गया आइए आप मेरे फैक्ट्री में काम करिए। तो आया वर्ड लेबर। एक फैक्ट्री चल उठी, फैक्ट्री का मालिक बहुत पैसा कमाया, तो दूसरा पैसे वाला व्यक्ति सोचा अरे मैं भी कमाऊंगा, मैं भी फैक्ट्री लगाऊंगा। सो उसने भी फैक्ट्री लगाया। फैक्ट्री लगते गई लगती गई लगती गई। गवर्नमेंट बोला कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं तो उसे रेगुलेट करना होगा। गवर्नमेंट ने बनाया कंपनीज एक्ट। इंडिया में आई कंपनीज एक्ट 1956, और 19th सेंचुरी में जॉइंट स्टॉक कंपनी आई। जॉइंट स्टॉक कंपनी, बड़ी बड़ी इमारतें आई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आई। ऑफिस का कॉन्सेप्ट फैक्ट्री के बाद आया दोस्तों। ये जो ऑफिस बिल्डिंग लग रहा है ना आपको, ये फैक्ट्री के बाद आया, ठीक है? क्योंकि फैक्ट्री आई, फैक्ट्री को संभालने के लिए ऑफिसेस चाहिए, ऑफिसेस को संभालने के लिए मैनेजर्स चाहिए, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, एमबीए चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए। तो उसको क्या पढ़ना है, सिलेबस हम बताएंगे। यही है जॉइंट स्टॉक कंपनी। मिलते हैं वर्जीनिया कंपनी से। ये एक पहला कंपनी है। आइए, अब ये जो कंपनी बनी, सो कंपनी पे कंपनी, कंपनी पे कंपनी, और ये कंपनी को बनाना पड़ेगा हिसाब। अब आ गए हमारा रोल। हिसाब क्यों बनाना है? क्योंकि पैसे ले लिया आपने। किसी से भी पैसे लोगे तो भाई उसको तो हिसाब देना ही पड़ेगा। बहुत लोगों ने पैसे लगाया, मिलकर जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाया। अब पैसे तो लगाए, सबके सब थोड़ी ना आके कंपनी चलाते हैं, बट सबका पैसा लगा हुआ है, तो उनको इंतजार रहता है बैलेंस शीट का, उनको इंतजार रहता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, कि देखो मेरा पैसा जो लगा हुआ है वो पैसे ठीक तरीके से लगा रहे हो क्या नहीं। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो मैं अपनी वाइफ को भी बोलूंगा, देखो भाग्यवान, ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, अपने पापा को पैसा क्यों दे रखी हो? नहीं नहीं, वो मेरे पापा है। अरे पापा है तो क्या हुआ, यहां आ जाओ, इस कंपनी में पैसे लगाओ। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज डिस्कशन करना है डबल एंट्री सिस्टम का। 19th सेंचुरी में आया कंपनीज, मगर ये डबल एंट्री सिस्टम, ये हिसाब किताब करने का सिस्टम, अकाउंट्स बनाने का सिस्टम, इन्होंने लिया 400 साल पहले जाकर। 1494 में ल्यूसा पेसियोली जी को सलाम करते हुए इटली के बहुत बहुत ट्रेडर्स, इटली के ट्रेडर्स, यू नो, इटली, वेनिस, दिखाऊंगा, ले चलता हूं वेनिस इटली आपको। आइए, वेनिस इटली में 1494 में डबल एंट्री सिस्टम से उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाना स्टार्ट किया था, और ये कॉरपोरेशंस, ये कंपनीज उसी सिस्टम को मैग्नेट से टान के यूज किया। और ये 19th सेंचुरी तो छोड़ो दोस्तों, 21st सेंचुरी, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल फोन आ गया, आज भी अकाउंट्स भले ही हम कंप्यूटर पे कर लें, बट 1494 का डबल एंट्री सिस्टम को आज के मॉडर्न कंप्यूटर भी फॉलो कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है। डबल एंट्री सिस्टम, ओरिजिन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और इटालियन सिस्टम और फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न अकाउंटेंसी, ये कहां पर हुआ? फाउंडेशन जिनोवा, वेनिस, फ्लोरेंस, इटली। और बॉस हैट्स ऑफ तो करना बनता है। 1494 और आज है 2017, लगभग 517 और 6, 523 साल पुराना, 523 years ago only। यहां है पेसियोली साहब, द बुक
describing double entry system was firstly written by Luca Pacioli in 1494, 523 साल पहले। 19th सेंचुरी जॉइंट स्टॉक कंपनी समझ चुके हैं आप। अब वक्त आ चला है आगे बढ़ने का। जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक और फंडामेंटल था डिवोर्स ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। पैसे मैंने लगाया है, ओनरशिप मैं ओनर हूं, मैनेज मैं नहीं कर रहा हूं। डिवोर्स हो गया जी, मैनेज कर रहे हैं डायरेक्टर्स, और वो डायरेक्टर्स हिसाब बना के देंगे। वो हिसाब बनाने का काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, उनको ऑडिट करने का काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। तो अब आपको पता चल गया आपका रोल कहां पर है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे कंपनीज जब आ गए, बहुत लोगों का पैसा, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर कौन है? जैसे मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट पिताजी होते हैं, पूरे देश का पिताजी कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ कौन जुड़ा हुआ रहता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियरी। तो जुडिशियरी का भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि देश के नागरिक का पैसा ना डूब पाए। तो क्या हुआ? लॉ पास किया गया 1956, इंडियन कंपनीज एक्ट, जो अभी वापस से कंपनीज एक्ट 2000, ये बार बार चेंज किया जाता है। कुछ भी नया आइडियोलॉजी आया तो आइए इस लॉ को थोड़ा सा अमेंड करते हैं, अमेंडेड लॉ। गवर्न बाय लॉ, ये कंपनी जो इंडिया में, भारत में जो कंपनीज 1956 आजादी के बाद जो कंपनीज बनी, ये 1956 कंपनीज एक्ट, और ये पूरा का पूरा एक्ट चुरा लिया हमने ब्रिटिशर्स से। ओके, आर यू रेडी? आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? 20th सेंचुरी पे आ गए हम, 20th सेंचुरी पे प्रवेश कर गए हैं दोस्तों। अवेयरनेस क्रिएट हो गया है। इन्वेस्टर जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस में पैसे लगाने से पहले, इस कंपनी में पैसे लगाने से पहले मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ पता चल जाए। कैसे पता चलेगा? बैलेंस शीट देख लूंगा प्रीवियस ईयर का। आज के मॉडर्न जमाने में तो आप बस एक स्मार्टफोन काफी है, एड्रेस डाला, देखा, डिसीजन ले लिया। शेयर मार्केट अवेलेबल है, शेयर मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, किस कंपनी में कैसे पैसे लगाना, बस एक मोबाइल काफी है। यू वांट टू नो माय नंबर? 9830175050। तो इन्वेस्टर जानना चाहती है, इन्वेस्टर को बताया जाएगा ये क्या हो रहा है। दो व्यक्ति एक जैसे जुड़वा भाई लग रहे हैं, यस, कि दो अलग अलग कंपनीज है। आओ पंजा लगाते हैं। पंजा लड़ाने का मतलब क्या है? आओ युद्ध करते हैं, कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन बढ़ गया दोस्तों, बहुत सारी कॉरपोरेशंस, कंपनीज आ गई, कंपटीशन बढ़ गया है। और ये कंपटीशन लेड टू मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, समझ चुके हो आप। अब देखो बात उठने लगा कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां है, ये अर्थ, पृथ्वी का, जमीन यूज कर रहे हैं। पृथ्वी में रहने वाले लोग जिसे लेबर कहते हैं, उन्हें यूज कर रहे हैं, और रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। इतना कुछ ले रहे हो, दे क्या रहे हो? सिर्फ लोगे क्या? मास प्रोडक्शन किया, मास प्रोडक्शन, पोल्यूशन किया, सब कुछ लिया और क्या किया? पोल्यूशन किया। अब हमें चिंता हो गई है, आइए मिलकर इस पृथ्वी को बचाएं। चलो मिलकर बचाते हैं। सोशल अकाउंटिंग करते हैं। समाज में ये कंपनीज जो आई, आइए सोचते हैं कंपनीज आने से फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, इसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। और रखते हैं सोशल अकाउंटिंग। हर इंसान का, हर बड़े बड़े कंपनी का सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलकर एक कॉन्सेप्ट आया। आप देखो कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल अकाउंटिंग, हिसाब किताब बनाओ, कितना फायदा हुआ। हाँ जी, कंपनीज आई तो देखो, मेरे बच्चा जो घर पे बैठा हुआ था, कुछ नहीं करता था, उसे जॉब मिल गया जी। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट आ गया। देखो आज ये जो कोट पहन के खड़ा हूँ, जो आईपैड लेकर खड़ा हूँ, कैमरास लेकर खड़ा हूँ, ये सब तो देखो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस आई। कैनन एक से एक कैमरा बना रहा है, और कैनन के बगल में है निकॉन का फैक्ट्री। निकॉन बोल रहा नहीं, मैं कैनन को नहीं जीतने दूंगा। चलो ठीक है, कंपटीशन में कंज्यूमर को तो फायदा हुआ ना।
कैनन ने उसी लेवल का कैमरा का प्राइस रखा 1,70,000 रुपया, निकॉन निकाला 1,65,000 रुपया में। कंज्यूमर कंफ्यूज्ड, कहां जाऊं? तो यस, कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर इज द किंग। आया ना ये कॉन्सेप्ट? बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज आ गए तो कंज्यूमर एक राजा बन गया, जॉब्स मिल गए। अब ज्यादा फैक्ट्री आने से कंज्यूमर को बहुत फायदा है, लो प्राइस में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो गए। अब आ गए हैं हम मॉडर्न सिनेरियो, आज का सिनेरियो। क्या देख पा रहे हो आज का सिनेरियो? आइए और आगे ले चलते हैं। आज के सिनेरियो में आपके पास है मैक, आईपैड, आईफोन। हाँ, ये कंपनी ने मुझे पैसे दिए हैं प्रमोट करने के लिए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पैसे मिले मुझे, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, पैसे मिले। तो देखो कितने अलग अलग इंडस्ट्रीज आ गई है। अब ये मॉडर्न सिचुएशन क्या है? कंप्यूटर्स पे सारा का सारा हिसाब किताब रखा जा रहा है। क्लाउड सिस्टम आ गया, क्लाउड। बस यहां पर हमने रखा कुछ, बॉम्बे जाऊंगा वो फोल्डर मैं वहां से भी देख सकता हूं। तो क्लाउड सिस्टम। अब बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज पैसे कमा रहे हैं और गवर्नमेंट बोल रहे कमाओ बेटा कमाओ, पैसे कमाओ, जितना कमाओगे मैं ले जाऊंगा टैक्स के रूप में। 30% टैक्स लगता है। सो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द मॉडर्न सिनेरियो। गवर्नमेंट कंट्रोल आ गया जी। मोदी जी ने कहा है कि अगर आप भारत को आगे देखना चाहते हो तो आप अपना टैक्सेस टाइम पे दीजिए, आप भी दीजिए। गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वरना आपको जेल हो सकती है। नया कॉन्सेप्ट आया है ऑपरेशनल रिसर्च, या अभी सिलेबस में नहीं है। नया कॉन्सेप्ट, बस सुन लो दोस्तों, नया कॉन्सेप्ट ऑपरेशनल रिसर्च। ये देखो, साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करते हैं और ये क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का स्केल अगर चेंज हो गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? लेबर का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मशीनरी का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ये सारे प्रॉब्लम ऑपरेशनल रिसर्च बोलकर एक कॉन्सेप्ट आया है। OR बोल के पेपर है CA फाइनल में, OR ऑपरेशनल रिसर्च। खत्म हो गया? नहीं, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा। डेबिट और क्रेडिट अब हम चालू करने वाले हैं। डेबिट और क्रेडिट, जिससे आप बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है? सर मैं कंफ्यूज हूं, कुछ नहीं समझ में आता। मैं इतना अच्छी तरह से समझाऊंगा, हमेशा समझ में आएगा। और पड़ोसी को फ्री में जाके समझाना। डेबिट एंड क्रेडिट समझ लो, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड है, दैट्स इट। दोनों मिलने से नमस्कार होता है जी। तो ये नमस्कार करना जरूरी है। नमस्कार करते हुए चलोगे तो कोई दुश्मन नहीं बनाओगे। हमेशा याद रखना, डेबिट एंड क्रेडिट, नमस्कारम। तो अगर आप नमस्कारम कर रहे हैं तो एग्जामिनर भी आपको नमस्कार करेगा, अरे वाह बच्चे इतना अच्छा नंबर लाए हो, तुमने कुछ भी गलती नहीं किया। तो हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट, नमस्कारम। वापस से 3 बार मैंने नमस्कार किया। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। डबल एंट्री सिस्टम 500 साल पुराना ल्यूसा पेसियोली का सिस्टम पढ़ने वाले हैं हम लोग थोड़ी देर में, और इसे थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। वी हैव स्टडीड द वेरियस eras right from 4th century, but the present system of accounting uses double entry system. Hats off to double entry system, clap to double entry system. Let's go and understand the double entry system. Are you scared? I am not scared, so you also should not be scared at all. Double entry system. So ये था evolution of accounting. दोस्तों रेडी रहिए, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और इसको समझेंगे। एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम पे हम कुछ एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कुछ 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, पेन पेपर लेकर आते हैं, कुछ नहीं लिखने नहीं मिल रहा है। तो लिखिएगा, समझिएगा, समझाइएगा, LMS पे झाँकिएगा। कुछ MCQs है आपके लिए जो आप आंसर करोगे, संग संग आप आंसर वहां करोगे, आपका रिजल्ट मेरे पास आएगा, ऑल इंडिया स्कोर जनरेट होगा। और यस, देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर यू, मिलेगा। मैं आपके सेंटर पे पर्सनली आऊंगा, मिलेंगे, विल डांस टुगेदर, विल एंजॉय, विल पार्टी। लाइफ इज गुड, एवरी मोमेंट यू शुड बी हैप्पी। हैप्पीनेस इज द वे, देयर इज नो वे फॉर हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर।
अभी तक हमने क्या किया है? पहले हमने आपको ओवरव्यू दिया, जिससे आपको पूरा समझ में आया कि बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। उसके बाद हम आपको लास्ट लेक्चर छोड़े थे एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग में। स्क्रीन पर है नीड फॉर अकाउंटिंग, बिजनेस ओनर्स कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से क्या होगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बुक कीपिंग को याद दिलाना चाह रहा हूं। इंफॉर्मेशन बनता है डेटा से। डेटा का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजूद नहीं है। आपने पापा से रोज 20-20 रुपया लिया, उसको रिकॉर्ड किया, वो है सिर्फ डेटा। पर उस डेटा को हम इंफॉर्मेशन कैसे कन्वर्ट करेंगे? पिछले 7 दिन में आपने कितना पैसा लिया? 20 रुपया करके लिया, 140 रुपया। ये 140 रुपया इंफॉर्मेशन बनता है। बीच में आप 4 दिन स्कूल नहीं गए, आपको पैसे नहीं मिले। 1 महीने में कितना पैसा मिला? वो डेटा को आप ऐड करते हो तो इंफॉर्मेशन बनता है। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लास्ट 2 लाइन देखिए। Thus, business owners can take important decisions with the help of information provided by the accounting data. डेटा को बनाना है इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन से लेंगे डिसीजंस। कैसा डिसीजंस? ये पेन हमने मैन्युफैक्चर किया है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कितना में बेचना चाहिए। एक नया फैक्ट्री हम लोग क्या डाल रहे हैं दुर्गापुर में? नहीं, पुणे में डालते हैं। पुणे में फैक्ट्री डालने का लैंड कॉस्ट कम है। ये अलग अलग डिसीजन जो हमें लेना है, ये डिसीजंस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग डेटा। सो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स वही है, गोल क्या है। ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग है क्या गोल है, क्या टारगेट है। टारगेट हमेशा रहेगा डिसीजन मेकिंग। जिंदगी में अगर आप गलत डिसीजन ले लिए तो बस जिंदगी उलट पुलट हो जाएगा। तो सही डिसीजन लेना बहुत 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 इंपॉर्टेंट वैल्यू रहता है जिंदगी में। आइए बात करते हैं अकाउंटिंग का। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये तो समझ में आ चुका है कि डिसीजन हम ले रहे हैं अकाउंटिंग के बिना पर। बट ये अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग एक आर्ट है। कैसा आर्ट? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब कहीं पर मेंशन, कहीं पर लिख लेना उसे अच्छे से। बट आजकल तो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, तो लिखने की दरकार नहीं, आप कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हो। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग समझ चुके हैं। क्लासीफाइंग, अगर 10 लोग हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशंस पे, उन्हें मैं सैलरी दे रहा हूँ, तो मैं सबको क्लासीफाई कर दिया कि टोटल सैलरीज कितना है। एडवर्टीजमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से मैंने एडवर्टाइजमेंट किया। न्यूज़पेपर में किया, टीवी में किया, रेडियो में किया, बट सबको मैंने क्लासीफाई कर दिया एडवर्टाइजमेंट। समराइज किया, लास्ट में मेरे जितने भी अलग अलग हेड्स है उसको समराइज करके मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बना लिया इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब क्या है दोस्तों? हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है। इसी सिस्टम के हिसाब से आपको काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी ट्रांजैक्शन में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है और जिस ट्रांजैक्शन को हम पैसे में कन्वर्ट करके मेंशन कर सकते हैं, उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। आगे हम पढ़ाएंगे आपको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फिलहाल इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज अपने बहुत अच्छे होनहार एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया फॉर सम रीज़न, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, या किसी अच्छे मैनेजर ने रेजिग्नेशन दे दिया, उसके एक्सपर्टाइज के कारण मुझे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बट एग्जैक्ट नुकसान कितने रुपए का होने वाला है, क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट क्योंकि मैं उसको इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बनेगा। क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बनेगा तो इसका कोई रिकॉर्ड एंट्री नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई रिकॉर्ड एंट्री नहीं होगा, अगर नो रिकॉर्ड इज देयर, सो नो क्लासीफाइंग इज देयर, सो नो समराइजिंग इज देयर, सो नो इम्पैक्ट इन द बैलेंस शीट वुड बी देयर। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये तो बड़ा गलत बात है। तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है दोस्तों। बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं, क्या ये परफेक्ट है? नहीं, कहीं ना कहीं हर चीज़ का लिमिटेशन होता है।
अब क्योंकि आप स्टूडेंट हो, लिमिटेशन मैंने आपको अभी बता दिया, अब अभी आप समझ चुके हो। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बैलेंस शीट्स। ह्यूमन रिसोर्स, हमारे एम्प्लॉयज के बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। एम्प्लॉयज को सैलरी कितना देते हैं, क्योंकि वो पैसे आउटफ्लो हुआ है, वो ट्रांजैक्शन क्वालिफाई होता है, उसे हम रिकॉर्ड भी करते हैं, क्लासीफाई भी करते हैं, समराइज भी करते हैं। बट एम्प्लॉय का एफिशिएंसी, वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ज़्यादा वैल्यूबल है, उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं लिख पाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा एसेट है। मशीनरी 2 लाख रुपया का खरीदा, उसको तो नोट कर दिया। कंप्यूटर 50,000 का खरीदा, उसको भी बैलेंस शीट में नोट कर दिया। बट अगर एफिशिएंट एम्प्लॉयज नहीं हो तो क्या चलेगा वो मशीनरी, क्या चलेगा वो कंप्यूटर? नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉयज, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन आवर बुक्स ऑफ। तो क्या रिकॉर्ड करते हैं? वैसे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस। किसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस? जो जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। एंड इवेंट्स, ये ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट, एटलीस्ट इन पार्ट, इन पार्ट मतलब अगर पूरा ट्रांजैक्शन, जैसे इवेंट, ये जो एम्प्लॉय ने रेजिग्नेशन दे दिया, ये एक इवेंट है, बट क्या ये फाइनेंशियल इन नेचर है? नो। सो कहा जाता है कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इन नेचर। अब क्योंकि उसने रेजिग्नेशन दे दिया, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, वो नुकसान को तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट जाते जाते ग्रेचुइटी दिया मैंने उसको, उसके कुछ पेंडिंग बोनसेस दिया मैंने उसको इन पार्ट, तो वो जो पैसे ऑर्गेनाइजेशन ने दिया उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, और ये फाइनेंशियल इन नेचर है। और लास्ट में जब सब कुछ को रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ये डेफिनेशन मिला है हम लोगों को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट से। अब आपको इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस के बीच में डिफरेंस ये समझाएंगे। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो पैसे के लिए होती है। ट्रांजैक्शन वो चीज़ है जो आप मनी में रिकॉर्ड कर सकते हो। पूरा साल आपने ट्रांजैक्शन, जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड किया। एट द एंड इसका जो रिजल्ट है, इसको हम इवेंट कहते हैं। सो प्रॉफिट कितना हुआ, ये एक इवेंट है। पूरा साल आपने स्टॉक को खरीदा, यू परचेज स्टॉक, यू सोल्ड स्टॉक। एट द ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक, एक इवेंट है। ठीक है, अभी जो हमने डिस्कस किया है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब इवेंट, को समझेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंट मतलब क्या है? इवेंट मतलब एक घटना, मैनेजर रेजिग्नेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि 20 साल पुराना एक्सपीरियंस मैनेजर ने रेजिग्नेशन दिया है। क्या आप इसको ट्रांजैक्शन समझ सकते हो?
ट्रांजैक्शन वर्ड यूज करते हैं जहां पर फाइनेंशियल कैरेक्टर हो। लॉस होने वाला है, बट कितना लॉस होगा इनके एक्सपीरियंस के कारण, क्योंकि एक एक्सपीरियंस मैनेजर अगर आपको छोड़कर जा रहा है लॉस होगा, बट यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसी तरीके से नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स और बहुत कुछ है। रिसीविंग प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट रिसीव किया। प्लेसिंग ऑर्डर, कोई पैसा नहीं दिया, बस एक ऐसे ही ऑर्डर प्लेस किया। क्योंकि आपने ऑर्डर जब प्लेस किया तो क्या सप्लायर ने आपको गुड्स अभी तक दे दिया? नहीं दिया। सप्लायर का गुड्स दिया है या आपने एडवांस किया कुछ? जैसे ही आपने एडवांस किया, कुछ पैसे का आउटफ्लो हुआ है, तब ये बना ट्रांजैक्शन। पर्सनल एक्सपेंसेस, ऑफ प्रोप्राइटर, और ये पर्सनल एक्सपेंसेस प्रोप्राइटर ने अपने ही फंड से दिया है, प्राइवेट फंड से। तो ये इवेंट आपके बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं करता है, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं क्वालिफाई होगा। डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, क्या हम इसे रिकॉर्ड करते हैं हमारे बुक्स में? नहीं करते हैं, बट ये एक इवेंट है। और ये कैसा इवेंट है? नॉन इकोनॉमिक इवेंट है ये, नॉन इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट एंड नॉन इकोनॉमिक इवेंट में डिफरेंस को समझो। इकोनॉमिक इवेंट जो है, ये ट्रांजैक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट को हम कहते हैं इवेंट। सो बेसिकली जितने भी इवेंट्स है, जैसे डेथ ऑफ एम्प्लॉय या कोई ऑर्डर आपने प्लेस किया हो, ये सब इवेंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। कुछ और एग्जांपल, सेंडिंग प्राइस लिस्ट टू कस्टमर, किसी मनी लेंडर या बैंक का हमने लोन एप्लीकेशन भरा, मनी लेंडर को रिक्वेस्ट किया है, मनी लेंडर को रिक्वेस्ट किया एडवांस के लिए, या बैंक में लोन एप्लीकेशन फाइल किया है। ये सब लोन अगर मिल जाए तो बहुत कुछ हो जाए, इंपॉर्टेंट इवेंट है, आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, बट अच्छा लोन अप्लाई करते समय फीस पेड 5,000, ये बन गया ट्रांजैक्शन। अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है, अकाउंटिंग एक साइंस भी है। ये जो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, एक सिस्टम, एक फॉर्मेट में काम करते हैं, बड़ा एक आर्टिस्टिक फॉर्मेट है, तो इसीलिए हम अकाउंट्स को आर्ट कह रहे हैं। बट इसके पीछे जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये एक तरह का मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये एक साइंस है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है इसके पीछे। इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ICAI, सब मिलकर रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर काम करते हैं। इसीलिए अकाउंट्स को हम आर्ट्स और साइंस दोनों मानते हैं। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का बात कर रहे हैं। अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि फाइनेंशियल इन नेचर को ही रिकॉर्ड करते हैं। 2 केस स्टडी है, ये केस स्टडी आप घर पे देखिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। थर्ड पॉइंट,
रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। इमेजिन करो अगर आपने बैलेंस शीट में मॉनेटरी वैल्यू नहीं दिया, बस आपने अपने बैलेंस शीट में लिखा मेरे पास 10 गाड़ी है, दूसरे आपके दोस्त ने भी लिखा मेरे पास 10 गाड़ी है, बट आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, उसके पास टाटा नैनो का गाड़ी है। तो जब तक हम मॉनेटरी वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस नहीं समझ में आएगा। लास्ट पैराग्राफ पे आइए। By now, we have understood that business transactions which are of financial nature and those which can be measured in monetary terms are recorded in business books. ये 2 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी। ये तो समझ में आ गया कि ये रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डू यू नो हाउ दे आर रिकॉर्डेड? आइए। In a small business where number of transactions is quite small, all transactions are first of all recorded in a book called journal. Self-explanatory है, मुझे कुछ नहीं बताना है। But in a big business where the number of transactions is quite large, the journal is further subdivided into various subsidiary books as cash book, purchase book, sales book, परचेज रिटर्न बुक्स। क्योंकि छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक ही किताब में कैसे खोजेंगे? तो सब किताब को अलग अलग कर दो, इतनी सी ही बात है। बट इन अलग अलग किताबों को हमने क्या नाम दिया है? सब्सिडरी बुक्स। इतना ही याद रखना है। पिक्चर अभी खत्म नहीं है दोस्तों, और भी बुक्स है। सेल्स रिटर्न बुक्स, बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेएबल बुक्स, जर्नल प्रॉपर एटसेट्रा। द नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स टू बी मेंटेन्ड डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। किस प्रकार का बिजनेस हम करते हैं? मेरा बिजनेस ऐसा है कि बहुत तुरंत कुछ ना कुछ कस्टमर का कंप्लेन आता है, रिटर्न काफ़ी हो रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न बुक। मैं जिससे परचेज कर रहा हूँ कुछ डिफेक्टिव क्वालिटी, लेट्स इमेजिन मैं एलईडी बल्ब के डील कर रहा हूँ, बल्ब्स कभी कभी ऐसे होते हैं कि क्वालिटी सही नहीं आ रहा है, तो मुझे रिटर्न करना पड़ रहा है। जिससे मैं परचेज किया था मैंने उसे रिटर्न कर दिया, जिसको मैंने सेल किया था उसने मुझे रिटर्न कर दिया। मैं बहुत उधार में खरीद रहा हूँ, क्रेडिट में, तो परचेज बुक। सो इस प्रकार से जैसा सिचुएशन होता है वैसा ही हम बुक्स बनाते हैं। अब दोस्तों क्लासीफाइंग पर आ जाओ। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, अगर छोटा बिजनेस है, या सब्सिडरी बुक्स, द ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन अब क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस of grouping the transactions of one nature at one place, one nature, salaries, एक ही प्लेस पर, तभी तो क्लासीफाई हुआ। इन अ सेपरेट अकाउंट्स कॉल्ड लेजर। जब हम वन नेचर को वन प्लेस में लेकर आते हैं, उस एक शीट को हम कहते हैं लेजर। बस घबराने की कोई बात नहीं कि ओ माय गॉड लेजर क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके बाद हम क्लासीफाई कर रहे हैं। अब इमेजिन करो जितने भी अलग अलग प्रकार के काम होते हैं सबको क्लासीफाई करेंगे। यस, वेरियस लेजर्स सच एज परचेज। अब एक बात बताओ, परचेज को और सेल को एक जगह लिखने में सेंस है? या जितने परचेज है उसको अलग लिखें, जितने सेल्स है उसको अलग लिखें, जितने कैश में बेचा उसको अलग लिखें, जितने क्रेडिट में बेचा उसको अलग लिखें, बॉम्बे में जिसको बेचा उसको अलग लिखें, दिल्ली में जिसको बेचा उसको अलग लिखें, या अलग अलग व्यक्ति को, मिस्टर वर्मा को कितना बेचा उसको अलग लिखें, मिस्टर शर्मा को कितना बेचा उसको अलग लिखें। तो वर्मा जी का एक लेजर खोल दो, शर्मा जी का लेजर खोल दो, अमिताभ बच्चन का लेजर खोल दो, माधुरी दीक्षित का लेजर खोल दो। सो बेसिकली लेजर वर्ड सुन के घबराने का नहीं है। हर एक अकाउंट का लेजर, परचेज का लेजर, सेल का लेजर, एसेट्स का लेजर सब बनता है। सिमिलरली ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स
which are already recorded in journal are again classified under separate heads in the ledger. जर्नल में तो हमने लिख दिया, बट उसके बाद भी हम लेजर में कन्वर्ट करेंगे वेजेस अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट। जरूरी है दोस्तों। मैंने किसी को 5,000 रुपया दिया, मैंने दीक्षा को 5,000 रुपया दिया, मैंने शिक्षा को 10,000 रुपया दिया, हमारे अकाउंटेंट साहब ने दोनों को सैलरी में लिख दिया, बट दीक्षा को 5,000 कमीशन का दिया था, सैलरी का नहीं था। पता कैसे चलेगा कि कमीशन का कितना पैसा गया, सैलरी का कितना पैसा गया? सो ये अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग। मिक्स नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन ऐसा मिले कि अगर हमें कुछ डिसीजन लेना हो कि देखो अब से कमीशन नहीं देंगे, हमारा प्रोडक्ट बिके या ना बिके, ये कमीशन वाला सिस्टम को हमको बंद करना है। क्यों बंद करना है? क्योंकि साल के एंड में हमने 5 लाख रुपया कमीशन दे दिया। इससे अच्छा हम अपने टीम मेंबर्स का सैलरी बढ़ा देंगे। कुछ भी डिसीजन अगर हमें लेना है तो ये अलग अलग क्लासीफाई अगर नहीं करेंगे तो सही डिसीजन हम कभी भी नहीं ले पाएंगे। पूरा का पूरा अकाउंट्स बनाना, अकाउंट्स का सिस्टम मेंटेन करना बेकार हो जाएगा। रिकॉर्ड करो, पहले सबसे पहले रिकॉर्ड करो। 5,000 रुपया गया, उसको रिकॉर्ड करो। उसके बाद हम सोचेंगे कि इसको किस हेड में रिकॉर्ड करना है, ये सैलरीज के हेड में जाएगा या कमीशन के हेड में जाएगा। बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बट नहीं, ये सैलरी दिया हमने, ये हमारा एम्प्लॉय है और ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है, ये हमसे कमीशन बेसिस पे काम कर रहा है। दोनों अलग अलग लेजर। सारे लेजर बन गए हैं दोस्तों। वक्त आ गया है कि लेजर के जो टोटल है, लेजर के जो टोटल इमेजिन करो, ये सैलरीज का लेजर है, पूरे 12 महीना हमने सैलरीज दिया। ये कमीशन का लेजर है। इसका जो टोटल है, इसका जो टोटल है, इस टोटल को हम एक फिगर में लिखेंगे यहां पर। आपको नहीं लगता इसको हम समराइज बोल सकते हैं? तो पहले रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे। आइए, the ledger accounts are balanced। समझ लो ये कैश अकाउंट है। शुरू में मेरे पास 50,000 रुपया था। मैंने जितने भी ट्रांजैक्शंस एक्सपेंडिचर का किया, सबका टोटल आया 30,000 रुपया, बैलेंस 20,000 रुपया। तो इसी प्रकार से बैलेंस करना जरूरी है कि लास्ट में क्या सिचुएशन है। द लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। ये ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्राई करते हैं हम लोग सबका बैलेंस, ट्राई करते हैं। ट्राई क्या ट्राई करना है? क्योंकि हम अकाउंटिंग करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, टोटल डेबिट्स शुड बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। क्योंकि हमारा काम ही यही है, अगर हम 500 रुपया डेबिट में करेंगे तो 500 रुपया करस्पॉन्डिंग क्रेडिट करना ही करना है। तो ये ऐसा सिस्टम है कि लास्ट में जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि आओ ट्राई करते हैं कि ये सारा बैलेंस मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, तो हम ट्राई करके देखते हैं बैलेंस मिल गया तो इसका मतलब है कि हमारे अकाउंटिंग सिस्टम परफेक्ट है। बट कुछ कुछ गलती, हम जो इंसान है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। तो कहाँ पर कैसा गलती होता है, कैसा गलती होता है? देखिए, आपने डेबिट किया 500 रुपया, क्रेडिट कर दिया गलती से 5,000 रुपया, तो 4,500 रुपया का डिफरेंस आना है क्या नहीं आना है? आना है। तो इस प्रकार के कुछ छोटी छोटी गलतियां हम लोग इंसान कर बैठते हैं, ये आगे सीखेंगे हम लोग। सो अभी तक समराइजिंग का बात कर रहे हैं हम लोग। किसे समराइज करना है? लेजर। लेजर को बैलेंस करेंगे। बैलेंस मतलब तराजू, दोनों अकाउंट दोनों साइड लेजर। बैलेंस का मतलब क्या है? यहाँ का टोटल आ रहा है 50, यहाँ का टोटल आ रहा है 30, तो यहाँ डाल दो 20,
ये हो गया 50 और 50 बैलेंस। ये बैलेंसिंग फिगर जो है ये चला जाएगा। यस, द लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंसेस। और ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है दोस्तों फाइनल अकाउंट्स, आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। और फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है? फाइनल अकाउंट्स में आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको बताती है प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है क्या चीज के लिए? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। आइए समराइज करते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल। ये देखिए, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कोई भी बिजनेस, अगर आपने कुछ खरीदा है तो डॉक्यूमेंट आएगा आपके पास, पैसा दिया है तो कुछ डॉक्यूमेंट आएगा। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आपने जर्नल में एंट्री किया, डबल एंट्री किया आपने लेजर में, क्योंकि डेबिट के साथ क्रेडिट करेंगे। ट्रायल बैलेंस बनाया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, बैलेंस शीट बनाया। बस यही, इसी को कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। आइए, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि साल के एंड में रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है। कौन सा प्रोडक्ट कितना अच्छा बिका, कौन सा प्रोडक्ट कितना चला, कौन सा ब्रांच प्रॉफिट में है, कौन सा ब्रांच नुकसान में है। ये सब हम सारे डेटा को लेकर जब इंटरप्रेट करते हैं, हमारे पास लोन कितना है, कैपिटल कितना है, ऑल दीज आर कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। और सब कुछ इंटरप्रिटेशन करने के बाद हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट कर देते हैं। कम्युनिकेट टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओवरव्यू में हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया था। यस फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव वर्ड देखो कंफ्यूजिंग हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ये चीज़ों को समझना होगा। जब कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करते हैं तो पर्सनल कैरेक्टर क्या है, ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं तो उस कैरेक्टर को लेकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। जैसे अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हुए मेरे पिताजी ने डिसाइड किया क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स स्पोर्ट्स में अच्छा है तो यू शुड, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जिंदगी का होना चाहिए कि तुम एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनो। अब मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, उसे कहते हैं क्या फंक्शन मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, ये तीन चीज में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार ऑब्जेक्टिव तैयार होता है, और उस ऑब्जेक्टिव को मीटअप करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, क्या फंक्शन करना पड़ेगा, ये है तीनों चीज का मिश्रण। तो अभी हम पढ़ना है हमें ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फटाफट जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हुआ है उसे रिकॉर्ड कर लो। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। प्रिवेंट भी करना है कि होना ही नहीं चाहिए, हर चीज को अगर हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रिवेंट हो गया, और बीच बीच में डिटेक्ट करते रहो। कैलकुलेट करो प्रॉफिट एंड लॉस। ये कुछ आप अपना आराम से पढ़िएगा, ये पैराग्राफ मैं छोड़ रहा हूं, इसका आंसर बता दे रहा हूं। ये सब सारे सिचुएशन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके प्रॉपर है तो आपको अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग टाइम पीरियड में इंफॉर्मेशन कुछ निकालना तो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन है मैनेजरियल अकाउंटिंग के हिसाब से। मैनेजर्स को अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं, इंटरनल इंफॉर्मेशन डिसीजन लेने के लिए, कंट्रोल करने के लिए।
By attaining these information, business can keep an effective control on expenditure. आगे बढ़ते हैं। और क्या ऑब्जेक्टिव्स है? टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि चलो अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम पता कर सकते हैं, हम पता करेंगे कि क्यों नुकसान हुआ, बॉम्बे ब्रांच मेरा लॉस में क्यों गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनर या बिजनेस एसोसिएट ने हमें कैसे धोखा दिया, या वहां पर प्राइस गिर गया है, या वहां के गवर्नमेंट के लॉज के कारण हम अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर पा रहे हैं, या वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जो चीज हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका डिमांड नहीं है। ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू फाइंड आउट। बैलेंस शीट बना के हमें एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाता है। अ बैलेंस शीट इज एक्चुअली अ स्क्रीन पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, माय फ्रेंड। और बैलेंस शीट देखकर क्या पता चलता है? कितने पैसे लेना है डेटर्स से, कितने पैसे क्रेडिटर्स को देना है, कैश कितना है मेरे हाथ में, बैंक में कितना पैसा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे पास, फिक्स्ड एसेट्स कितने रुपए का है, और प्रोग्रेस पता करता है। बैलेंस शीट बताएगा हमें कि क्या प्रोग्रेस हुआ ईयर टू ईयर, इस साल का फिगर्स, लास्ट ईयर का फिगर्स। अब हम आएंगे फंक्शंस पर। मैं आपको पहले ही बता चुका, मैंने आपको बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव्स को मीटअप करने के लिए क्या क्या काम करना है। मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड बनाना होगा, वरना ऑब्जेक्टिव नहीं मीटअप कर पाएंगे। अकाउंटिंग बना रहे हैं, ये हमारा एक काम है, फंक्शन है, हमें कम्युनिकेट करना है, ये हमारा काम है, दायित्व है, जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? वेरियस पार्टीज को हमें कम्युनिकेट करना है। अकाउंटिंग का एक और जिम्मेदारी है कि नहीं, हमें एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? प्रॉपर रिकॉर्ड बनाकर। बात वही है, घूम फिर के अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, मैंने आपको लास्ट ओवरव्यू में बताया था कि बुक कीपिंग कितना वैल्यूबल चीज है। बुक कीपिंग अगर नहीं किया गया ठीक से, द एंटायर वर्ल्ड विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। तो एंटायर वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस, उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर बुक कीपिंग गलत है, कुछ भी चीज सही नहीं हो सकता है। ये सारे जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो, बुक कीपिंग के आधार पे ये पॉइंट्स बनाए गए हैं। एसेट्स को हमें बचाना है, यस, प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। कैश इन हैंड, कैश एक ऐसा एसेट है, बहुत वोलाटाइल है, उसको अगर आप रिकॉर्ड मत बनाओ, किसी को 10,000 रुपया दे दो, उससे हिसाब मत लो, तो देखो वो बोलेगा ये लीजिए जी 3,000 रुपया बचा है। हिसाब लेना पड़ता है दोस्तों कि 10,000 रुपया दिया था तो 7,000 रुपया कहाँ खर्च हुए, आपने अपने ऊपर खर्च कर लिए या बिजनेस के ऊपर खर्च किए, ये हिसाब बनाना जरूरी है। वरना अगर आपने कैशियर को 10,000 रुपया दिया, हिसाब नहीं लिया और कैशियर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कर दिए, तो ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बना रहे हो गलत बनेगा। उसी प्रकार से इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री को हमें मैच करना पड़ता है। जैसे अगर मैं कोट बेचने का बिजनेस कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं, कोट या शर्ट्स या ट्राउजर्स, खाता और कलम में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि 500 टाई या 500 कोट और 500 पैंट मेरे पास होने चाहिए स्टॉक में। रियल में जाके मैं चेक करता हूं तो 500 की जगह 450 है। इसका मतलब 50 पैंट्स कम है, 50 शर्ट कम है, एक एक शर्ट का वैल्यू 1,000, एक एक कोट का वैल्यू 5,000, 3.5 लाख रुपए का इन्वेंट्री नहीं मिल रहा है जी। बुक्स में लिखेंगे और उस बुक्स में लिखने के बाद उसको रियल लाइफ में जाके चेक करेंगे, तब जाके आपका एसेट्स सुरक्षित है दोस्तों। वी सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट, डेटर्स का हिसाब कितना है, कितने लोगों से कितना पैसा लेना है, वो हिसाब अगर हम सही नहीं बनाएंगे, पैसा कैसे वसूलेंगे हम? एग्जैक्ट हिसाब बनाना पड़ेगा। उनको जो मैंने सेल किया है, वो डेट, सब कुछ डिटेल्स के साथ उनको भेजना पड़ेगा। उन्होंने हमें ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर में एक वैल्यू लिखा रहता है, वो ऑर्डर का वैल्यू उनको अटैच करके भेजना होगा कि देखिए हम और आप अग्री किए थे इस प्राइस पे और ये आपका पेमेंट टर्म्स था, तो ये हमारा बिल है, प्लीज आप जल्द से जल्द हमें पैसा दीजिए। जब हम बिल बना देते हैं दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल बोलकर एक एसेट आ जाता है, बिल्स रिसीवेबल, समझाएंगे आगे चल के आपको।
प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, ट्रस्टीशिप, बहुत ट्रस्ट किया जाता है डायरेक्टर्स के ऊपर। कंपनीज एक्ट क्योंकि ये बताती है कि लिमिटेड लायबिलिटी है, बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अगर अकाउंटिंग सही तरीका से होगा तो ये ट्रस्ट जो है मेंटेन किया जा सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स को कंट्रोल करना है तो ये सही तरीके से होना चाहिए। मैनेजमेंट को रिसोर्स को कंट्रोल करना है और अकाउंट्स उसे हेल्प करता है कंट्रोल करने में मैनेजमेंट को। जितने भी लीगल नीड्स है, कंप्लायंस करना है, अकाउंट्स का एक फंक्शन है कि वो बताता है, ए अकाउंट्स बता मुझे कि सर्विस टैक्स कितना देना है। अकाउंट्स तू चुप नहीं रह सकता है, गवर्नमेंट हथकड़ी मेरे को लगाएगी। अकाउंट्स तू खामोश क्यों है? अकाउंट्स बताएगा कि आपका सर्विस टैक्स इतना लायबिलिटी है, जल्द से जल्द पे करिए। वो कब बता पाएगा? अगर वो सही तरीके से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना पाया है तो ही बता पाएगा। अगर रिकॉर्ड्स ठीक से नहीं बना है तो नहीं बता पाएगा, अकाउंट्स खामोश हो जाएगा और आप जेल चले जाओगे। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, another function of accounting is to determine the profitability of each department of an enterprise. It facilitates the fixing of responsibility of each departmental head. अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड है, अलग अलग जगह पे सेल्स हेड है, सबको हमने टारगेट दिया कि देखो इतना तो आपको काम करना होगा। अकाउंट्स बताएगा आपको, ए अकाउंट्स बता क्या करना है, चुन्नू का क्या करूं और मुन्नू का क्या करूं, प्रमोशन किसको दूं, चुन्नू लाल को दूं या मुन्नू लाल को दूं। सो ये फिक्सिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स हमें हेल्प करेगा। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब हम थोड़े से स्पीड में भागेंगे क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन हमने ऑलरेडी आपको ओवरव्यू में समझाया था। अब हम आपको समझा रहे हैं स्कूल के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा टेक्स्ट बुक जो हमने आपको बनाया है ये आपके पास है, घर पे भी आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, एलएमएस में पूछ सकते हो। बट ये पूरा विश्वास मुझे भी है और आपको भी है। अगर मैं अब इसको आगे पढ़ूं तो शायद आप बोलेंगे कि सर सब तो समझ में आ चुका है। टाइम टू फ्लाई हाई नाउ। नाउ आर यू रेडी? फास्टन योर सीट बेल्ट्स। आइए 2 नंबर गियर पर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी की बात करनी है। बुक कीपिंग आपको बहुत अच्छे तरह से पता है। सिंपल वर्ड्स में पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये फाइनेंशियल नेचर का है क्या नहीं, तभी हम लिखेंगे। मनी में मेजर कर सकते हैं क्या नहीं, रिकॉर्ड करेंगे और कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, और उसके बाद क्लासिफाई करेंगे। द बुक कीपिंग फंक्शन इज ऑफ अ रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर एंड कैन बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड नॉलेज। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का दरकार नहीं है, क्लर्क भी कर सकता है कि ओके ये फाइनेंशियल इन नेचर है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाल डालो चिपका डालो। एट प्रेजेंट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंगली डन बाय कंप्यूटर्स। डेटा ऑपरेटर, डेटा एंट्री करते जाओ, फटाफट 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 करते जाओ, और सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अपने आप क्लासीफाई कर रहा है और तुरंत एक बटन दबाया, रिपोर्ट निकल कर आ गया। बुक कीपिंग इज मेनली डन बाय कंप्यूटर्स दीज डेज। अकाउंटिंग स्टार्ट्स where bookkeeping ends. It includes the following activity. अकाउंटिंग में क्या होता है? बैलेंस शीट बनता है, समराइज प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, कम्युनिकेट करते हैं, बात खत्म। ये सब पढ़ लो, फटाफट पढ़ते हैं, क्विक रीडिंग करते हैं 10। An accountant work goes beyond that of bookkeeper. Bookkeeper के आगे अकाउंटेंट का काम है। However, in actual practice, the accounting process includes the bookkeeping function also, because on the basis of bookkeeping records, an accountant draws up periodically such financial statement and profit and loss account and balance sheet. In small concern, the accountant performs the work of a bookkeeper also. छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नहीं है, तो चलो ये रिकॉर्ड भी मैं ही डाल देता हूँ। आगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब पूरा बड़ा नॉलेज बेस्ड नॉलेज बैंक। इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये जो प्रिंसिपल, डेप्रिसिएशन का टेक्निक, कौन सा चीज को रिकॉर्ड करना है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स, ये जो बहुत बड़े बड़े लोग दिमाग लगा के चर्चा करते हैं उसे कहते हैं अकाउंटेंसी। विच अप्लाइड इन अकाउंटिंग, ये जो बुद्धि लगाएंगे, कौन से बुद्धि को कैसे करेंगे, ये
स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कैश फ्लो कैसे बनाना है मुझे, एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, अलग अलग टाइप के एसेट्स को अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करना है, वैल्यू कैसे करना है, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स बनाएंगे, मार्केट वैल्यू में करना है, फेयर वैल्यू पे करना है, कैसे वैल्यू करना है, ये सब सारी बातें हम अकाउंटेंसी के अंडर में डालते हैं। It tells us how to prepare books of accounts, how to summarize the accounting information and how to communicate. कम्युनिकेशन कैसे करना है, ये जो आपने कम्युनिकेशन किया इससे तो आधा अधूरा नॉलेज था, पता नहीं चल रहा था कि आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, आप कुछ ना कुछ राज छुपा रहे हो। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, इस चीज से पता नहीं चल रहा है, गलत हो रहा है, इन्वेस्टर के साथ आप गलत काम कर रहे हो। नहीं, मेरा इन्वेस्टर के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड अकाउंटिंग बॉडी मिलती है, बात करती है, डिस्कस करती है और उसे स्टैंडर्ड्स बनाती है और इस स्टैंडर्ड को कंपलसरी कर दिया जाता है। सीए इंस्टीट्यूट भी स्टैंडर्ड बनाती है, ICAI स्टैंडर्ड बनाने के बाद वेबसाइट पे डालती है कि देखो ये स्टैंडर्ड हमने बनाया, जिसे जिसे ऑब्जेक्शन करना है ऑब्जेक्शन कर सकते हो। क्योंकि जैसे अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है GST, इसी प्रकार से जब भी कोई अकाउंटिंग की बातें होती है, बड़े बड़े लोग मिलते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस मिलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं मिलती है, ऑडिटिंग बोर्ड होते हैं, बॉडीज होती है, मिलकर डिस्कस करते हैं, डिस्कस करके उसे इंप्लीमेंट करते हैं और जब वो इंप्लीमेंट हो गया, बन गया वो हिस्सा अकाउंटेंसी का, बन गया वो हिस्सा अकाउंट्स का, बन गया वो हिस्सा बुक कीपिंग का। दैट्स इट। कोलर साहब क्या बोलते हैं? कोलर साहब बोलते हैं अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। एंटायर बॉडी, ये डिफरेंसेस है दोस्तों। प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, ये आप अपने आप पढ़ोगे समझ में आएगा। क्लरिकल इन नेचर, ये जो भी XYZ 7 पॉइंट पे से डिवाइड कर दिया गया, इतना डिटेल में आप पढ़ चुके तो आप आगे आराम से घर पे पढ़िएगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आपसे पूछ ले, आप इसे आराम से रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समझ तो आप ऑलरेडी चुके तो आराम से लिख पाओगे। डिस्टिंक्शन ये आप आराम से कर पाओगे। अब types or subfield of accounting. Management nowadays requires various types of information to perform its functions more efficiently. मैनेजर के ऊपर बंदूक है, अरे मैनेजर ठीक से काम नहीं करेगा तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, तू हट। बहुत आ रहे हैं, बहुत लोग हैं जो दस्तक कर रहे हैं मेरे कंपनी में, अच्छा से काम करना है और मैनेजर सारा दिन उसे रिपोर्ट चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, अलग अलग तरीके से वो रिपोर्ट बना रहे हैं। इंटरनल है, मैनेजरियल रिपोर्ट का बात कर रहा हूं। टू मीट द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, various specialized branches of accounting have come. मैनेजर MBA जो करके बैठा हुआ है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल रहा है भाई अकाउंटेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट दे। कॉस्ट अकाउंटिंग जो कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है मुझे, वो कॉस्ट अकाउंटेंट को बोल रहा है देखो तुम तो कॉस्ट में स्पेशलाइज्ड हो, इस प्रोडक्ट का क्या कॉस्टिंग आ रहा बताओ, बजट करके बताओ। और तो और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंस को कैसे आप मैनेज कर रहे हो, क्या अलग अलग सिचुएशन है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हिस्से पे जो अलग अलग मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो आए हुए हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए, फाइनेंस के एंगल से बताइए, इंटरेस्ट के एंगल से बताइए, हमें नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, ये डिसीजन ले या नहीं ले, नया एसेट खरीदें या पुराना किसी से आउटसोर्स करा लें, ये सब अलग अलग डिसीजन दिया जा रहा है। टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, कितना दे चुके हैं, क्या सिचुएशन है, अलग से आप बताइए कि ये टैक्स इंप्लीकेशन क्या आने वाला है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज के दिन में गवर्नमेंट ने रूल बना लिया है कि देखो काम कर रहे हो, कुछ भी काम ऐसा मत करो जिससे आप पृथ्वी को नुकसान कर सकते हो, कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे। जितने गाड़ी आप खरीद रहे हो सबको एमिशन टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है, अगर वो पोल्यूटिंग व्हीकल है तो पास नहीं होगा, उस व्हीकल को आप बेच नहीं सकते हो। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, बहुत कुछ आ गया है दोस्तों। सब फील्ड का बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको पता है, टैक्स अकाउंटिंग पता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, अरे बाबा आपको तो सब कुछ पता है। ओके, थोड़ा सा ब्रेक हम भी लेते हैं। आइए, अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स, अकाउंटिंग का एक सोर्स है, अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन का सोर्स है। यही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है, इन्वेस्टर के पास जा रहा है, लेंडर्स के पास जा रहा है, टैक्स अथॉरिटीज के पास जा रहा है, अलग अलग लोगों के पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है। आइए यूजर्स का बात करते हैं, कौन कौन यूज करता है? इंटरनल यूजर्स, ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल यूजर्स में आ रहे पोटेंशियल इन्वेस्टर, मैं पैसे लगाना चाहता हूं इस कंपनी में। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, पब्लिक, कॉम्पिटिटर्स। ये सब हमने ओवरव्यू में डिस्कस किया था, आप आराम से पढ़िएगा, आपको लैंग्वेज मिल जाएगा जिससे आप एग्जाम में लिख पाओगे।
भावना को आप समझ चुके हो, कॉन्सेप्ट दिमाग में जग चुका है। पढ़ाई करने के लिए भी समराइज वे में आपको नोट्स मैंने दे दिया बुक के फॉर्म में, नथिंग टू वरी, कीप गोइंग फास्ट एंड स्मूथ। गेयर नंबर 2, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन ईयरली बेसिस। हम चाहे तो 6 महीना भी बना सकते हैं, बट जनरली ईयरली बेसिस पे बनाते हैं। अब एक इंटरनल ये जो बात है ये आराम से सुनिए। However, the frequency of their preparation depends on the needs of the users. For example, the sales manager may require monthly or even weekly information of sales. Sales manager को तो weekly information भी चाहिए होगा, हो सकता है daily information भी चाहिए. Whereas the investor, whereas the needs of the investor, creditors etc. will be satisfied by annual financial statement. मैं सेल्स मैनेजर हूँ, इंटरनल मैनेजर हूँ, मुझे डेली हिसाब चाहिए, बट जो इन्वेस्टर उसे डेली से मतलब नहीं। अरे भाई साल का बता दे यार, क्या कमाया तुमने। इन ऑर्डर टू मेक द इंफॉर्मेशन मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मीनिंगफुल, वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज, परसेंटेज, ग्राफ, चार्ट्स एटसेट्रा, कि जिसे जैसे समझ में आ सके। हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है, हम मेहनत करें ताकि आपको हम समझा सकें हमारा इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से। कैसे समझना चाहेंगे? रेशियो, रेशियो रेशियो, अच्छा 1/2 रेशियो होता है। कैसा समझना चाहेंगे? परसेंटेज में। आइए, 50% एसेट है हमारा, फिक्स्ड एसेट 50 है, करंट एसेट ये है, अलग अलग परसेंटेज में। अच्छा, ग्राफ से समझना चाहोगे? ये लो ग्राफ अलग से, ये देखो सेल्स बढ़ते जा रहा है, ऐसे समझना चाहोगे ऐसे समझो, या चार्ट से समझना चाहोगे, व्हाटएवर। एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट को अब तो समझ में आ ही गया है कि मैनेजमेंट को कितना जबरदस्त हेल्प मिलता है। प्लानिंग कर सकते हो आप, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाला है, कंट्रोल करना है कोई कॉस्ट, उस पर हेल्प करने वाला है। कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिल रहा है, इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस का मिल रहा है, इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल पोजीशन का मिल रहा है। एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरिजन कर सकते हो, इस साल कितना प्रॉफिट, लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट, इस साल कितना सेल, लास्ट ईयर कितना सेल, हमारे जैसे सिमिलर कंपनी का कंपैरिजन करो, उनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, उनका एक्सपेंडिचर कितना है, उनके सैलरीज के एक्सपेंडिचर कितना है, हमारे कितने हैं, सब कंपेयर कर सकते हो। और टैक्स लायबिलिटी एसेस कर सकते हैं, लीगल मैटर पे एविडेंस दे सकते हो। सेल ऑफ द बिजनेस, अगर मैं बिजनेस बेचना है तो चलो मेरा वैल्यूएशन कर लो भाई, देखो ये इतने इतने ऐसे एसेट्स है, ये बुक वैल्यू है, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है, सब एसेस करते हैं। लोन रेज करना, ये मैंने बता चुका है कि लोन रेज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कितना बड़ा वैल्यू है। पार्टनरशिप अकाउंट बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर प्रोपराइटर को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना है तो ये भी हो सकता है। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या आपको लगता है कि अकाउंटिंग जो हम बना रहे हैं वो एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है? नहीं दोस्तों, लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन को समझना है अभी। लिमिटेशन क्या है? अकाउंट्स करते हैं दो अलग अलग अकाउंटेंट। एक सिमिलर एसेट, मोटरसाइकिल, अकाउंटेंट ए को लग रहा है कि ये मोटरसाइकिल 10 साल तक चलने वाला है, अकाउंटेंट बी को लग रहा है कि ये मोटरसाइकिल 8 साल तक चलने वाला है। 10 साल और 8 साल एक पर्सनल जजमेंट है, इसका इम्पैक्ट आएगा डेप्रिसिएशन पर, ये अभी आपको पता नहीं है, तो रिलैक्स रहिए। बस इतना समझ जाइए कि पर्सनल जजमेंट के कारण जो बैलेंस शीट का टोटल है वो चेंज हो सकता है, तो ये लिमिटेशन है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पूरा का पूरा एक चैप्टर है, उसको हम जब पढ़ेंगे तब आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा, तो इस पॉइंट को अभी हम स्किप कर रहे हैं। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो हम हर साल निकालते हैं, ये क्या एक्चुअल प्रॉफिट बताता है? कभी नहीं। जब आप बिजनेस को फाइनली शट डाउन करोगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि यस, इस बिजनेस पे मैंने कितना रुपया कमाया है या कितना रुपया गवाया है। तो पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। कभी ये नहीं समझिएगा कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इट्स अ रनिंग बिजनेस, गोइंग कंसर्न, ये बताएंगे आपको आगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये सारे के सारे चीज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हाँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट एक लिमिटेशन बनता है।
जब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग के लिए क्या कहना है? जैसे अगर आपके घर पे पुराना विंडो है और कोई मेहमान आ रहे हैं तो अपने क्या करते हैं, एक अच्छा पर्दा लगा के उसको ढक देते हैं। तो यही है, अकाउंट्स में भी वैसा कुछ किया जाता है, विंडो ड्रेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, विंडो ड्रेसिंग कैसे होता है सर? कौन सा पर्दा लगाते हैं? अभी बताते हैं। एक सिंपल सा सिचुएशन, हम एक प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। आप ये मत सोचिएगा अरे सर आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घबरा जाते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? चलो इसको ऐसे नहीं बनाते, ऐसे यहाँ लिखते हैं, SP माइनस CP। ये प्रॉफिट होता है, ये आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होता है, ये जितने भी सेल्स हम करते हैं वो राइट साइड में लिखते हैं। अब इमेजिन करो सेल हमने किया 7,50,000 का, परचेज हमने किया है, एक्चुअल परचेज हमने किया है 5 लाख रुपए का। 2.5 लाख रुपए में 2 बार हमने परचेज किया। तो पहला बार जो 2.5 लाख का परचेज था वो तो हमने लिख दिया, और सेकंड परचेज हुआ था 31 मार्च को, वो हमने नहीं लिखा और बुक्स को हमने बना दिया उसी हिसाब से। तो प्रॉफिट आया कितना? क्योंकि 2,50,000 रुपए परचेज हमने गायब कर दिया, विंडो ड्रेसिंग कर दिया, छुपा दिया उसे। तो यहां पर आप प्रॉफिट देखोगे 5 लाख रुपए का आया। सर ऐसे होता है? लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ऐसे कोई व्यक्ति अगर कर दे तो जो एक्चुअल चीज पता होना चाहिए वो एक्चुअल चीज पता नहीं चलेगा, इसीलिए इसे लिमिटेशन के अंडर में लिख रहे हैं। 31 मार्च में ये सब काम हो सकते हैं। 31 मार्च लास्ट डेट है बुक्स बनाने का। कोई ना कोई बहाना से, ओहो हम तो भूल गए थे, भूल गए थे, वो तो बाद में बताओगे ना। बट एक बार जिसने भी वो बैलेंस शीट देखा, जिसने भी वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा, उस समय के लिए तो उसने यही समझा कि ये प्रॉफिट 5 लाख रुपए का है। तो इस प्रकार से अकाउंट्स को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, सिचुएशंस को चेंज करके प्रॉफिट को हम चेंज कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। बट वो सही नहीं है। ओके, अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। जितने भी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में है सब के सब पास्ट इवेंट्स के हैं। तो सिर्फ पास्ट इवेंट को लेकर आप फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर सकते हो, तो अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। आइए अब इंपॉर्टेंट बात करना है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब एक बात बताइए, आपके भी फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जिस पर आपको यकीन करने का इच्छा नहीं होता होगा। अरे नहीं नहीं बहुत फेंकता है वो, ऐसा होता है ना। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है आपको लगता है नहीं नहीं इसके इंफॉर्मेशन पे ना मत रिलाई करो। कई बार गलत इंफॉर्मेशन दे देता है। सो ये सारा मेहनत एक यूजर्स ऑफ अकाउंटेंसी को इंफॉर्मेशन देने का मेहनत हो रहा है। इमेजिन करो ये इंफॉर्मेशन ही अगर गलत चला जाए तो ये पूरा सिस्टम एक फेलियर बन जाएगा। सो इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, ये डिस्कशन करना है। क्वालिटी कैसा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का क्वालिटी ऐसा हो जिस पर हम रिलाई कर सके। अगर हम रिलाई ही नहीं कर पा रहे तो मानेंगे नहीं, हम यकीन ही नहीं करेंगे कि प्रॉफिट इतना है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दो मुझे। अगर मैं हॉकी टीम को सेलेक्ट कर रहा हूं तो आप क्रिकेट मैच में किसने कितना रन बनाया वो मत बताइए, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं उसका। तो आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डालिए। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स, जिनसे मुझे पैसे लेने हैं उसे डेटर्स कहते हैं। कोई भी यूजर ऑफ अकाउंटिंग उसे ये देखना कि चलो टोटल डेटर्स कितना है, कितने पैसे लेने हैं, अच्छा 10 लाख रुपए लेने हैं।
वो 10 लाख रुपया हो सकता है 100 अलग अलग व्यक्ति से लेने हैं, तो 100 अलग अलग व्यक्ति का नाम, घर का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, नहीं नहीं, मुझे उतना नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि 10 लाख रुपए डेटर्स, दैट इज रेलेवेंट इनफ। रिपोर्ट्स ऐसा बनाओ कि हम तुरंत समझ पाए, अंडरस्टैंडेबिलिटी। रिपोर्ट्स ऐसा बनाओ कि हम कंपेयर कर सके, कंपेरेबिलिटी। कंपेयर कब करेंगे हम? किलोग्राम को किलोग्राम के साथ कंपेयर कर सकते हो, किलोग्राम को पाउंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। याद होगा थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मिलता है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। तो अगर दो अलग अलग तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे तो कंपेयर कैसे करेंगे? डॉक्टर साहब मेरे बेटे का बुखार 99 है, और नेक्स्ट टाइम बोले डॉक्टर साहब मेरे बेटे का बुखार 36.3 है, डॉक्टर कैसे दवाई देगा आपको? तो क्योंकि आपने दो अलग अलग डिग्रीज में कंपेयर किया। तो कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब आप एक ही तरीके से काम करो। ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने का मुझे नहीं लगता कि दरकार है, बाकी आप लोग समझदार हो। दोस्तों आज का ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट क्या होगा? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय, लव एवरीबॉडी अराउंड यू।